हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डिफाइनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस है। ठीक है, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में एक नई वैकेंसी आई है और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023-24 या 2023-24 की वैकेंसी है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सारे पे बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ढेर सारी जानकारियाँ भी मिल जाएंगी और आपको हो सकते सारे डाउट क्लियर हो जाए। और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके जितने सारे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सारे एक कर अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में हम लोग इसका सारे डिटेल को देखते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, ओवरव्यू में जो पहला पॉइंट है वह क्या है, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, ये इसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग पोस्ट नेम का बात करें तो पोस्ट ये जो है दोस्तों कांस्टेबल का पोस्ट है। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज कितने, तो 60,244 ये टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, यानी कि 60,244 पोस्ट पे बहाली लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जॉब लोकेशन। ठीक है, तो इसका जो जॉब लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश रहेगा। कहने का मतलब है कि यदि आप इसमें सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपका जो जॉब है वो उत्तर प्रदेश में ही होगा। उसके बाद इसका यदि हम लोग अप्लाई मोड का बात करें तो अब इसका अप्लाई जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, फॉर्म किसी भी प्रकार का अब ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, आप फॉर्म को ऑनलाइन ही फिलअप करेंगे। यहाँ तक दोस्तों हम लोग इसके ओवरव्यू को देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया। क्वालिफिकेशन में जो है 10th एंड 12th पास होना चाहिए। ठीक है, सिंपली यदि आप 10वीं या 12वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप 10वीं या 12वीं नहीं किए हैं तो आपको यदि इसके इक्विवेलेंट कोई सा भी कोर्स किए हैं जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको इस बात को से घबराना नहीं है कि आप 10th और 12th नहीं दिए तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप इसके इक्विवेलेंट भी कोई सा किए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, एज लिमिट जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्म में एलिजिबल होने और ना होने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। तो देखिए एज लिमिट आपका जो काउंट होगा वो कितना है, तो 1/7/2023 को। ठीक है, इतना को एज लिमिट काउंट होगा। और देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो मेल और फीमेल के लिए अलग है। तो इसमें हम लोग पहले मेल का बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट फीमेल का बात करेंगे। तो देखिए मेल में जो मिनिमम एज है वो कितना है, 18 ईयर्स, यानी कि 18 वर्ष। यदि आप मेल हैं तो आपको कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। और मैक्सिमम आयु, अधिकतम आयु जो आपका है वो कितना है, 22 ईयर्स, यानी कि 22 साल। ठीक है, कम से कम आपका एज 18 साल और अधिकतम एज आपका जो है वो 22 साल होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये जो दोस्तों अनरिजर्व है, ठीक है, यानी कि जनरल के लिए है। और यदि आपको अदर कैटेगरी से तो आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि हम लोग जन्म के आधार पर देखें तो यदि आप 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच आपका जन्म है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना, तो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये क्या है कि ये मेल के लिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फीमेल के लिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं फीमेल का। फीमेल में जो देखिए दोस्तों मिनिमम एज है इसका भी 18 ईयर्स है। ठीक है, और फीमेल का यदि मैक्सिमम एज का हम लोग बात करें तो कितना है, 25 ईयर, यानी कि 25 साल है। मिनिमम एज 18 साल और अधिकतम एज जो है वो 25 साल है। और नहीं तो फिर हम लोग अगर बर्थ के आधार पर चाहें तो 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच भी जन्म है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये फीमेल के लिए है। इसमें देख सकते हैं कि मेल का जो मैक्सिमम एज था वो 22 साल था, लेकिन फीमेल का कितना है, तो 25 साल है। ठीक है, और इसमें ये भी जो है क्या है, जनरल के लिए है। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अप्लाई स्टार्ट डेट, आप फॉर्म फिलअप होने का जो स्टार्ट डेट है वो क्या होगा, 27/12/2023, यानी कि 27 दिसंबर 2023 से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो कि आप फॉर्म को 16/1/2024, ठीक है, कितना 16/1/24 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। ठीक है, और यदि किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है, किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो एडिट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है जो कि 18/1/2024 तक है। ठीक है, तो कोशिश करना कि फॉर्म भरने में किसी प्रकार का गलती ना हो, लेकिन यदि किसी प्रकार का गलती फिर भी हो जाता है तो एडिट एप्लीकेशन का डेट जो है 18/1/2024 तक है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के यदि देखें तो ऑल कैटेगरी, चाहे आप जनरल से हैं, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी या फिर एसटी, सभी के लिए जो कितना है
तो 400 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का पेमेंट में छूट नहीं है। ऑल कैटेगरीज के लिए कितना है, तो 400 रुपये है, 400 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, यानी कि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग एप्लीकेशन फ़ी को देखें। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पीएसटी में जो है देखिए दोस्तों, मेल का और फीमेल दोनों का अलग अलग है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे मेल का बात करते हैं। तो मेल में यदि आप अनरिजर्व, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है तो उनका अगर हाइट है तो हाइट कितना 168 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। और SC/ST का बात करें तो SC/ST का हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या लिखा है, विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि देखिए दोस्तों, ये जो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो 79 सेंटीमीटर है और SC/ST का चेस्ट कितना है, तो 77 सेंटीमीटर, तो ये कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब फुलाने के बाद कम से कम आपका जो है वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर आपको छाती फुलाना पड़ेगा। और इसमें जो दिया हुआ डाटा ये कम से कम में है। और फिर अगर हम लोग फीमेल का बात करें तो फीमेल का अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट कितना है, तो 152 सेंटीमीटर है। और इसमें जो है दोस्तों चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा, इन लोगों में वेट लिया जाएगा, ठीक है। तो वेट 40 kg होना चाहिए, कम से कम वेट जो है वो 40 kg होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और SC/ST का यदि हम लोग बात करें तो SC/ST का हाइट कितना है, तो 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर और वेट दोनों का सेम ही है, 40 kg, ठीक है, 40 kg, ठीक है। यहाँ मिस्टेक से kg की जगह में किलोमीटर लिखा गया है, ये kg ही होगा, ठीक है। वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया तो आप वहाँ समझ सकते हैं कि किलोमीटर की जगह में kg होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ वेट है तो वेट किलोमीटर में हो नहीं सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग रनिंग को देखेंगे, ठीक है। तो रनिंग में कैंडिडेट मेल और फीमेल इसमें किसी प्रकार का छूट नहीं मिलने वाला है, यानी कि मेल में SC/ST या फिर जनरल ये नहीं रहेगा, और ना ही फीमेल में। मेल है तो सारा मेल एक साथ और फीमेल एक में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मेल का यदि देखें तो रनिंग 4.8 किलोमीटर है और जो कि 25 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। यानी कि मेल का जो है दोस्तों 4800 मीटर 25 मिनट में दौड़ना है। और फीमेल का हम लोग देखें तो 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। ये रनिंग है, तो रनिंग को आप देख लेंगे, बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। तो उम्मीद करता हूँ कि पीछे आप लोगों ने जितना पीएसटी को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में फर्स्ट आपका जो है OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। उसके बाद क्या बोला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी कि MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। OMR में जो रहता है ऐसे फिल करने वाला वो कुछ टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग, कहने का मतलब कि यदि आप गलत करते हैं तो आपको 1/4 इतना अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 का ये नेगेटिव मार्किंग पे रहने वाला है। और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स यानी कि आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। फिर से समझ लेंगे कि इसका जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR शीट पर आपको एग्ज़ाम देना है। आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, एक 1/4 आपका मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। और इसके लिए समय कितना, तो 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एग्जाम पैटर्न में हम लोग यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ सब्जेक्ट को देखते हैं, तो जनरल नॉलेज देखेंगे, ठीक है। यानी जीके से आपका जो है वो 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन रहेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन रहेगा। और मार्क्स का बात करें तो 76 नंबर का ये होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल हिंदी का। तो जनरल हिंदी का 37 क्वेश्चन होगा और वो जो होगा 74 नंबर का आएगा, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ आपका जो है वो 38 क्वेश्चन रहेगा और जो 76 नंबर का होगा। और फिर रीजनिंग हम लोग देखें तो रीजनिंग कितना आएगा, 37 क्वेश्चन और 74 नंबर का, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स से आएंगे ये हम लोग देखें। और यहीं पे यदि हम लोग क्या टोटल क्वेश्चन को देखें तो टोटल क्वेश्चन 150-150 क्वेश्चन होगा और जो कि 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए बोला कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न को देखा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग और लास्ट पॉइंट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में पहला जो आपका होगा रिटन एग्जामिन होगा वो OMR बेस्ड होगा, ठीक है।
यानी कि पहला पॉइंट आपका रिटन एग्जाम OMR बेस्ड पे होगा। फिर इसको क्वालिफाई कर जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है PST, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और तब लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला रिटेन होगा, ठीक है। रिटेन होने के बाद फिर आपका जो है वो डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट होने के बाद आपका जो है सिर्फ PST और लास्ट में फिर मेडिकल होगा, ठीक है। तो आपको टोटल 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और यदि इस सब को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा, यानी कि इस चारों स्टेज को पार करके आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही कम समय में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी देने का कोशिश किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ज़्यादा जानकारी मिल पाई होगी। यदि इसके बाद भी कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।